Hello, everyone, and welcome to the first session of Decoded at the YouTube channel of Clat Possible. Now, because of GK revision marathon at Kanpur, I was not able to take this session live, so I have recorded it. Next week, say every Thursday, we will have this session live. आज recorded से काम चला लो, right? The topic of today's session is Naxalism in India. As everyone know, it is in news because of the speech, right, given by our Prime Minister on 15th of August, जहां पे इन्होंने बात करी about you can say दिमागी नक्सल्स या फिर एक word दिया. Now, firstly, let's see why this topic is in news. तो आपने न्यूज लाइन या हेडलाइन देखी दी होगी. Already there is a party which has been created by the name called Dimagi Naxal Party, and this is starting as a new movement kind of thing, right? So, of course, we will talk about what exactly is this Dimagi Naxal या किनको इन्होंने एड्रेस किया था या क्या हुआ था या क्यों बोला गया था. But we have to broadly understand, because the word is in news, we have to understand the history of Naxalism. कहां से ये इंडिया में आया, कैसे इवॉल्व हुआ, एंड हाउ इट गॉट एंडेड. बिकॉज while talking in the speech, majorly our prime minister was talking about end of Naxalism in India. March 2026 was the target to end Naxalism in India, and जिसको अचीव भी कर लिया था. हमारे होम मिनिस्टर ने स्पीच भी दी थी that Naxalism is more or less wiped out from India. लेकिन ये नक्सलिज्म हमारे देश से खत्म हो गया. बट देयर इज अ इशू ऑफ दिमागी नक्सल. यू कैन से नक्सल कौन होते हैं? नक्सल्स आर दोज हु आर मेजरली लिविंग इन forest and talking about armed rebellion against the government, against the country. They do not believe in constitution, they do not believe in ideology of India, या फिर वो अपना separate country चाहते हैं. These kind of people are majorly called as Naxals, and how they or why they are called as Naxals, कहां से ये माओइज्म से आइडियोलॉजी कनेक्टेड है, वो भी अब हम देखेंगे. बट दैट नक्सलिज्म which talks about armed rebellion is no more. लेकिन अभी भी नक्सलिज्म कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी में लोगों के चल रहा है. एंड दैट्स व्हाट ही वाज रेफरिंग टू, मेजरली दिमागी नक्सल्स, राइट, जिनके दिमाग में आइडियोलॉजी ऑफ नक्सलिज्म चल रही है, विच इज अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वांट सेपरेटिज्म, डू नॉट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन सवाल ये उठता है, जो मैंने शॉर्ट्स में भी पूछा था, सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे इस तरीके की स्पीच और इस तरीके के वर्ड अपने स्पीच में यूज करे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? वो तो ऑफ कोर्स आपके एंड पे है, आप उसके बारे में मुझे जरूर बताओगे इन द चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स. लेकिन ये सेशन मेनली होगा अराउंड नक्सलिज्म इन इंडिया. इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. एंड एंड में वी विल अगेन कम टू दिस दिमागी नक्सल आइडिया, राइट. देयर इज वन मोर टर्म, अर्बन नक्सल्स आल्सो, जो 2018 के आसपास आई थी. वो भी क्या होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ नक्सलिज्म, और यू कैन से ये तो वाई इन न्यूज ही है दैट 6 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी दिमागी नक्सल पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर बन चुके हैं. एंड यहाँ पे एक यू कैन से पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गई है, गवर्नमेंट की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से. मल्टीपल थिंग्स आर कमिंग हियर देयर नाउ कि क्या एग्जैक्टली है, व्हाई अगेन टारगेट ऐसा किया जा रहा है कि द पीपल हु आर देयर इन सीजेपी प्रोटेस्ट, या फिर जो हमारे देश की यूथ है उन्हें टारगेट करके ऐसा कुछ बोला जा रहा है. सो एवरीथिंग इसके अराउंड न्यूज आने लगी थी. बट लेट्स सी व्हाई एंड हाउ दिस स्टार्टेड. कैसे हमारे देश में ये नक्सलिज्म की शुरुआत होती है और क्या एग्जैक्टली ये आइडियोलॉजी है, हाउ दिस आइडिया ऑफ नक्सलिज्म स्टार्टेड. सो इंडिया में देयर इज वन विलेज कॉल्ड नक्सलवारी इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में देयर इज अ विलेज बाय द नेम कॉल्ड नक्सलबारी. वहां पे 1967 में दिस अपराइजिंग स्टार्टेड. There was a issue of zamindari system. बहुत सारे जमींदार थे, and zamindars were having lands of the peasants, or you can say the poor people, and they wanted to take away. Now इस आइडियोलॉजी की शुरुआत होती है विथ माओइज्म. माओइज्म कम्स फ्रॉम चाइना. चाइना में एक पर्सन थे माओ जेडोंग, एंड ये भी वहां से आगे आता है फ्रॉम द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म. कम्युनिज्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी जिसे मार्क्सिज्म भी कहते हैं कई बार. He believed in public ownership of everything. वो ये मानते थे कि everything that we have in the society should be owned by public and not by the private. हर चीज जो है वो पब्लिक की होनी चाहिए. जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक रेलवेज होती है, पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, वैसे ही एवरीथिंग दैट वी हैव इन सोसाइटी शुड बी ओन्ड बाय पब्लिक. वहां से ये आइडियोलॉजी ऑफ
कम्युनिज्म निकलती है फ्रॉम कार्ल मार्क्स, देन इट ट्रेवल्स वाया लेनिन, स्टालिन, टू इवेंचुअली इट कम्स इन चाइना। जब ये चाइना में आइडियोलॉजी आई थी कम्युनिज्म की, व्हेन दिस आइडियोलॉजी केम इन चाइना ऑफ कम्युनिज्म, चाइना में नेशनलिस्ट पार्टी पावर में थी, लेड बाय चियांग काय शेक एंड लेटर sun Yat-sen। ये उसके कुछ लीडर थे जो उसे चलाते थे नेशनलिस्ट पार्टी को, और यू कैन से कैपिटलिज्म के आइडिया को। बट कम्युनिज्म का आइडिया वहां पे आया वाया माओ जेडोंग। माओ जेडोंग वहां पे कम्युनिज्म का आइडिया लेके आते हैं, एंड द इनिशियल कम्युनिज्म और द कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म जो है, इट टॉक्स अबाउट पीसफुल प्रोटेस्ट एंड पीसफुल रिवॉल्यूशन। बट चाइना में कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द नेशनलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, जहां पे नेशनलिस्ट पार्टी की जो पावर में थी, दे किल अ लॉट ऑफ पीपल इन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे शांघाई मैसेकर भी कहा जाता है। एंड इन दिस शांघाई मैसेकर लॉट ऑफ कम्युनिस्ट लीडर्स वेर किल्ड, एंड इवेंचुअली कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग फिर एक नई आइडियोलॉजी लेके आते हैं इन चाइना, सेइंग दैट कि चाइना में कम्युनिज्म पीसफुली नहीं आएगा, वी नीड अ चाइनीज रिवॉल्यूशन, अ वायलेंट रिवॉल्यूशन। और कम्युनिज्म में जब वायलेंस यहां पे ऐड हो जाता है, इट कम्स टू माओइज्म। तो माओ के नाम से आइडियोलॉजी निकल के आई माओइज्म। अब दुनिया भर में जहां पे भी वेर एवर वी सी दैट देयर इज अ आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म बट इट इज एसोसिएटेड विद वायलेंस, उसे माओइज्म कहा जाता है। यही इंडिया में हुआ फ्रॉम द नक्सलबारी विलेज। पीपल वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ माओ, एंड उन्होंने माओइज्म को नक्सलबारी विलेज से शुरू किया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज नक्सलिज्म। इसलिए इंडिया में इसे नक्सलिज्म कहा जाता है। नक्सलिज्म, माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये एक तरीके से सिनोनिम इन इंडिया है कि इंडिया में ये तीनों चीजों का मतलब सिमिलर होता है ऑलमोस्ट। ग्लोबली दीज आर नॉट यूज्ड, ग्लोबली वी कॉल इट एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइज्म। इंडिया में वी कॉल इट एज नक्सलिज्म ऑल्सो, बिकॉज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विलेज ऑफ नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पे ये प्रोटेस्ट हुआ, यहां पे ये वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट जमींदारी, बिकॉज जमींदार्स वेर हैविंग लॉट ऑफ लैंड एंड पीजेंट्स वेर नॉट गेटिंग देयर राइट्स। एंड यहां पे ये मूवमेंट शुरू होता है, राइट। दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दिस रीजन, नक्सलबारी अपराइजिंग्स वी कॉल इट, राइट। हम इसे नक्सलबारी अपराइजिंग्स कहते हैं। 3 मार्च 1967, peasants in Naxalbari, West Bengal seized a plot and land and began harvesting its crop। तो इन्होंने लैंड छीन लिया फ्रॉम द जमींदार और उसके ऊपर हार्वेस्टिंग शुरू कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर वाज किल्ड बाय पीजेंट्स कमेटी एट झारूगांव विलेज इन दिस रीजन ऑफ नक्सलबारी, एंड पुलिस रिटेलिएटेड बाय ओपनिंग फायर, जिसके अंदर 9 वुमेन और एक बच्चा, 9 वुमेन एंड अ चाइल्ड वाज किल्ड। एंड यहां से ये फिर एक वायलेंट मूवमेंट हो जाता है। This armed peasant revolt in Darjeeling district gave movement called Naxalism because it originated from the Naxalbari village। अब एक सवाल ये उठता है कि चलो यहां से इसकी शुरुआत हुई, बट द मेन क्वेश्चन इज व्हाई दीज काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज आर गेटिंग प्रमोशन, या फिर 1967 में यहां पे ऐसा हुआ क्यों? व्हाट इज द रीजन? हु आर एक्चुअली दीज पीपल जो कहीं ना कहीं नक्सलिज्म या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर सरकार के खिलाफ आर्म्स उठा लेते हैं? व्हाई एक्चुअली दिस हैपेंस? तो पूरी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि देयर इज अ मिस्टेक ऑफ दीज पीपल ओनली, बिकॉज परसिक्यूशन हुआ इन लोगों का, इन लोगों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, काफी इश्यूज थे। दे वर फेसिंग लॉट ऑफ, यू कैन से, पॉवर्टी, then food related crisis, and because of all this, because see, सिंपल चीज होती है, किसी भी पर्सन को आप इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल तीनों तरीके से अगर आप उसे परेशान करोगे, परसुएशन, यू कैन से परसिक्यूशन होगा, तो इवेंचुअली दैट पर्सन विल रिवोल्ट। मेनी पीपल से इफ यू वांट टू, है ना, क्या कह सकते हो उसे, इफ यू वांट टू यूज समवन, या फिर इफ यू वांट टू परसिक्यूट समवन, फाइनेंशियली कर सकते हो। इफ यू आर डूइंग इट फाइनेंशियली, डोंट डू इट सोशली। सोशली थोड़ा ठीक रखो। अगर वो सोशली भी हो रहा है, फाइनेंशियली भी हो रहा है, तो एटलीस्ट पॉलिटिकली उसे कुछ राइट दे दो। बट इफ देयर इज अ परसिक्यूशन, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, तीनों अगर एक साथ हो रहे हैं, तो देयर इज गोइंग टू बी वायलेंट प्रोटेस्ट, राइट। वहां पे वायलेंट प्रोटेस्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड दीज आर दोज पीपल, मेनली अगर हम देखेंगे, नक्सलिज्म की शुरुआत होती है जंगलों से। मेनली ट्राइबल पीपल आर देयर बिकॉज these jungles are having lot of resources, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो। these jungles are having lot of resources, और ये जो resources होते हैं, ये सरकार को चाहिए होते हैं, तो they explore, or you can say they remove these tribal people, cut those jungles and then try to explore resources with the use of private companies।
तो यहाँ पे इन ट्राइबल लोगों का लैंड उनसे छीन लिया गया एंड ट्राइबल पीपल ट्रीट जंगल्स एज देयर गॉड ऑल्सो, उनके भगवान को मारा गया, काटा गया एंड इवेंचुअली वहां पे रिसोर्सेस निकाले गए फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्बन एरियाज, फॉर द बेनिफिट ऑफ कैपिटलिस्ट, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पीपल एंड दीज पीपल वेर नॉट गिवन देयर राइट्स। सो इनका कहीं ना कहीं एक तरीके से इकोनॉमिक परसिक्यूशन होता है, सोशल परसिक्यूशन होता है, बिकॉज दीज आर ट्राइबल पीपल, दे आर हैविंग एंटीसीडेंट वे ऑफ लाइफ, अपना उनका वे ऑफ लाइफ होता है एंड सोसाइटी में कई बार इन लोगों को अनटचेबल्स भी मान लिया जाता है। So social persecution is also there, and third is political persecution because they are living in jungles, majority में नहीं है, minority है, काफी कम amount में इनका population है, तो politically भी उनके लोग leadership में नहीं आते। So there is financial, social and political persecution of these people। और अगर ये सारी चीजें होती है, if this type of persecution happens, eventually it will result into violence, it will result into protest, it will result into conflicts। ये सारी चीजें इसकी होगी एंड यही रीजंस होते हैं, राइट। इफ वी सी द रूट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ इवेंट, तो देयर आर मेजॉरिटी ऑफ बहुत सारे रूट्स है इस चीज के, चाहे वो यू कैन से इकोनॉमिक रूट्स, द डिस्ट्रिक्ट्स मेकिंग अप टुडेज रेड कॉरिडोर अमंग द पुअरेस्ट कंट्रीज, इसको रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। जो एरिया में नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है, इट इज कॉल्ड एज रेड कॉरिडोर बिकॉज इनका जो मेजरली फ्लैग होता है दैट इज रेड विद द सिकल यू कैन से, एंड लाल सलाम भी सुना होगा आपने वर्ड कई बार मूवीज वगैरह में, वो ये बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड कॉरिडोर। एक टाइम ऐसा था, इट वाज देयर फ्रॉम पशुपति इन नेपाल टू तिरुपति इन इंडिया। अगर नेपाल के पशुपति टेम्पल से इंडिया के तिरुपति तक एक सीधी लाइन खींचोगे, बीच में जितनी भी स्टेट्स आती है, ऑल ऑफ देम वेर अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म। 120 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स थी हमारे देश की जो नक्सलिज्म की वजह से अफेक्टेड थी। एंड व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज दोज वेर अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, the economies are non-diversified, mainly resting almost on the primary sector, that is agriculture and the forest. Agriculture, sometimes supplementary by mining and forestry, is often the only livelihood that they have. Economies have struggled support because of rapid population growth, deepening the poverty in these areas. तो सबसे पहला रीजन होता है कि इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, दे आर फेसिंग द इश्यू ऑफ पॉवर्टी। अगर हम देखते हैं डीपली स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी, बिकॉज एज आई सेड सोशल इज ऑल्सो प्रॉब्लम, तो ये हमारे देश में जो सोसाइटी है अपर कास्ट लोअर कास्ट, इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेटिफाइड है एंड ये ज्यादातर वो लोग है विच इज इन द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कास्ट सिस्टम, यू कैन से इंटर द कास्ट एंड फ्यूडल डिविजन्स। आदिवासीज और यू कैन से हाईली इंडिजिनस पॉपुलेशन है जो मेनली बिहार, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे एरिया में रहती है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बट मेजॉरिटी में नहीं है एंड सोसाइटी में भी अनटचेबल ट्रीट किए जाते हैं, प्लस पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं है, या फिर पॉलिटिकल राइट्स है भी तो उनका उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन द सिस्टम एंड दैट्स व्हाई दे आर परसिक्यूटेड पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। एज अ रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है प्रोटेस्ट, जो हमें देखने मिला इन द रीजन ऑफ नक्सलबारी, जो हमें नक्सलबारी में देखने मिला, ये इसी का इंपैक्ट होता है। अब नक्सलबारी में ऑलरेडी दीज प्रॉब्लम्स वर गोइंग ऑन एंड वहां पे एक पर्सन आते हैं जो उन लोगों को बोलते हैं कि देयर इज वन वे, एक तरीका है जिससे आप इस सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, दैट इज माओइज्म। आपको वेपन्स उठाने होंगे अगेंस्ट द स्टेट, आपको लड़ना होगा और उस पढ़े लिखे पर्सन की आइडियोलॉजी के पीछे ये लोग चले जाते हैं एंड दैट पर्सन इन दिस रीजन वाज चारू मजुमदार, द मूवमेंट और चीफ आइडियोलॉग behind the Naxalbari movement. He led mainly the local tribals and radical communist leaders in Bengal. चारू मजुमदार मेन पर्सन थे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जिन्होंने यहाँ पे इनको ये बोला एंड दे कॉल्ड इट एज अ पीपल्स वॉर। अब देखो इन लोगों के पास ये आइडियोलॉजी पहुंचने का तरीका है पढ़े लिखे लोग ही, एंड दैट्स व्हाई देयर इज वन टर्म व्हिच वाज पॉपुलर 2018 में, जो अर्बन नक्सल आई थी। अर्बन नक्सल मींस वो होते हैं जो अर्बन एरिया में रह रहे, अकॉर्डिंग टू द BJP people, right? Not my definition, ये कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है। Urban Naxals living in urban areas, working in top institutions, universities, as teachers, as professors, as business person, and somehow supporting the ideology of Naxalism. बाहर उनकी आइडियोलॉजी ऑफ नक्सलिज्म नहीं दिखाई देती, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको सपोर्ट करते हैं एंड वहां पे ट्राइबल एरिया में लोगों को पैसे से लेके वेपन्स से लेके सब कुछ प्रोवाइड करना। They were called as urban Naxals that we have in the society. तो वो लोग कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते हैं, उनको बताते हैं नक्सलिज्म के बेनिफिट और माओइज्म के बेनिफिट, दैट सोसाइटी से
ये जो सरकार है वो हट जाएगी, आपके रिसोर्सेस आपके पास रहेंगे, योर राइट विल बी द फर्स्ट राइट एंड एवरीथिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज पीपल विल गेट माइंड वॉश्ड, बिकॉज ये ट्राइबल लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, बहुत ही एंटीसीडेंट वे ऑफ लाइफ जीते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कहीं ना कहीं आर्म्स उठा लेते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एंड रिजल्ट ये होता है कि ये जो अर्बन एरिया में या फिर अमीर जो नक्सल्स है वो तो नहीं मरते, लेकिन ट्राइबल पुअर पॉपुलेशन दे लूज देयर लाइफ। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी हैव विद नक्सलिज्म। एंड इनकी जो डिमांड्स भी होती है दैट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द स्टेट होती है। दे डू नॉट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार के ऊपर भी या जो गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस है उसके ऊपर भी वेपन का ये यूज करते हैं। सो दिस वाज स्टार्टेड बाय चारू मजुमदार। His thinking drew directly from the Chinese Revolution and the Cuban Revolution and the Vietnam War, जहां पे कहीं ना कहीं माओइज्म का यूज हुआ था। Along with चारू मजुमदार, उन्होंने कुछ ट्राइबल लीडर्स को पकड़ लिया था। Those were कान्हू सान्याल and जंगल संथल. They were uprisings other prominent leader in this region of नक्सलबारी। संथल ऑलरेडी एक ट्राइब है in this region जिससे ये बिलोंग करते थे, जंगल संथल। Then इसके बाद when this issue happened, or you can say when this नक्सलिज्म स्टार्टेड, और नक्सलबारी से जब ये मूवमेंट शुरू हुई, आफ्टर दैट चारू मजुमदार इशूड 8 डॉक्यूमेंट, हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स। चारू मजुमदार authored 8 foundational articles in 1967, later called as historic 8 documents on Naxalism, जहां पे इन्होंने नक्सलिज्म इंडिया में जो है उसकी आइडियोलॉजी के कुछ चीजें या कुछ कह सकते हो फाउंडेशन ले डाउन किया। दे आर्ग्यूड दैट इंडियन स्टेट वाज अ बोर्जुआइज इंस्टीट्यूशन। बोर्जुआइज मतलब जो कैपिटलिस्ट या फिर जो रूलिंग क्लास होता है, राइट, उनका एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है भारत की सरकार, एंड सर्विंग द एलीट पीपल रादर देन द पॉपुलर इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। दे अक्यूज मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट पार्टीज। अब वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सीपीआई नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज ऑलरेडी देयर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज ऑलरेडी देयर, एमएन रॉय वाज वन ऑफ द लीडर। लेकिन उनका ये कहना था जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी है दैट इज फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अगर आप भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करोगे आप कभी भी अपराइजिंग नहीं ला पाओगे, बिकॉज हमारा जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज बॉर्जुआइज इंस्टीट्यूशन। हमारी देश की सरकार पूरी कैपिटलिस्ट लोगों ने पकड़ के रखी है, और अगर आपको इस कैपिटलिज्म के खिलाफ जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको वायलेंस करना होगा या फिर आपको माओइज्म को फॉलो करना होगा। एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो माओइज्म को फॉलो नहीं करती, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को फॉलो करती है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन इंडिया, दैट्स व्हाई वी नीड माओइज्म। यहाँ पे ऐसा बोला गया बाय द चारू मजुमदार। They accuse mainstream Communist Party of revisionism for working within India's constitutional framework. तो मेन प्रॉब्लम यही है कि ये ओपनली कहते हैं they want to go out of Indian constitutional framework. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के इन्हें बाहर जाना है। These documents became ideological foundation of entire Naxalite movement in India. यहां से कहीं ना कहीं पूरे देश में एक नक्सलाइट मूवमेंट का राइज होने लगा। देन सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, उसी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट एंड इवेंचुअली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट भी शुरू होती है। सो नक्सलबारी अपराइजिंग ट्रिगर्ड स्प्लिट विद इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट से एक नई पार्टी निकल के आई बाय चारू मजुमदार, कान्हू सान्याल, कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। एंड इन्होंने इस अपराइजिंग को कंटिन्यू रखा। इनको कहीं ना कहीं नेपाल, चाइना, म्यांमार यहां से सपोर्ट आने लगा। देन दे organized, they expelled CPIM, expelled ये जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से जो एक्सपेल्ड लीडर्स थे, they first formed all India coordination committee, right, of revolutionaries which later became CPI Marxist Leninist। ये मेनली बिहार में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुई थी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कम्युनिटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। थर्ड, the party effectively dissolved by 1972 after Majumdar's death। मजुमदार की डेथ के बाद ये पार्टी खत्म हुई, लेकिन इसके बाद यू कैन से कई सारे इनके राइवल फैक्शंस बने, एंड वहां से हमारे पूरे देश में नक्सलिज्म का स्प्रेड और ज्यादा इंक्रीज होने लगा। देयर वाज इंक्रीज ऑफ नक्सलिज्म इन आवर इंडिया। ये एक पूरा रेड कॉरिडोर बन जाता है, ये एक पूरा रेड कॉरिडोर बन जाता है, एज आई सेड, फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति। द रेड कॉरिडोर refers to eastern, central and southern India affected by Maoist insurgency, जो स्प्रेड होता है फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना टू वेस्ट बंगाल एंड इवन ईस्टर्न यूपी। अब ये ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, बट ये अपने पीक पे था।
armed cadres mainly operated under the banner of Communist Party of India Maoist, right? इन्होंने सीपीआई माओइस्ट अपने आप को नाम दे दिया. ये चीज याद रखना, सीपीआई माओइस्ट इज बैंड पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. हमारे देश की एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी है. इट्स नॉट देयर नाउ. द सिंगल, इट इज देयर बट इट इज बैंड, राइट? कुछ लोग अभी भी उसे ज्वाइन करते हैं. The single organizational banner emerged after decades between the split and the groups. ये mainly एक सबसे बड़ा ग्रुप निकल के आया, CPI Maoist in this, and eventually इन्होंने फिर पूरे देश में अलग अलग मूवमेंट्स को स्टार्ट कर दिया. इवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म अलग अलग स्टेजेस में से डिवाइड किया जाता है. दीज आर नॉट ऑफिशियल स्टेजेस बट इट इज मेजरली डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से हमारे देश में ये स्प्रेड हुआ, हाउ इट स्प्रेडेड. सो फर्स्ट स्टेज 1967 टू 1975, धीरे धीरे फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, देन सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. मुजुमदार की डेथ के बाद थोड़ा चेंज होता है. सेकेंड स्टेज 75 से 2004, यहाँ पे इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर, स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोट्रैक्टेड वॉर, दैट मींस जंगलों में रह के गुरिल्ला वॉरफेयर करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर या फिर आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अटैक करना है. एंड सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट becomes people war group in 1980. eventually it will become CPI Maoist also. थर्ड स्टेज 2004 के बाद जो सबसे खतरनाक स्टेज था, पीपल वॉर ग्रुप, एंड दिस MCC was merged into CPI Maoist, and CPI Maoist has been listed as terrorist organization now under the UAPA, Unlawful Activities Prevention Act के अंदर इसे 2009 में एक बैंड पॉलिटिकल पार्टी एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है. नाउ 2009 के बाद इफ यू सी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो मनमोहन सिंह जी थे, उनका ये कहना था कि हमारे देश के लिए द बिगेस्ट थ्रेट दैट वी हैव इज नॉट फ्रॉम आउटसाइडर. हमारे देश के लिए बड़ा खतरा बाहर से आने वाले टेररिस्ट या फिर चाइना एंड पाकिस्तान का नहीं, तो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट नक्सलिज्म का ज्यादा बड़ा खतरा है. इट इज द बिगेस्ट थ्रेट दैट इंडिया हैव, बिकॉज इफ यू सी द नंबर ऑफ डेथ्स दैट हैपेंड in the Naxalism movement, or you can say by the Maoist within India, is much more than the number of people we lose on our borders. उससे कई ज्यादा लोग ज्यादा मारे जाते हैं इन दिस मूवमेंट्स, एंड दैट्स व्हाई इन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट यही है. एंड इंडिया ने अनऑफिशियली एक ऑपरेशन लॉन्च किया बाय द नेम कॉल्ड ऑपरेशन ग्रीन हंट. सोशल मीडिया, या फिर तब सोशल मीडिया तो नहीं था, मीडिया ने इसे नाम दिया था ऑपरेशन ग्रीन हंट, जहां पे एक तरीके से वॉर स्टार्टेड अगेंस्ट एंडिंग नक्सलिज्म इन इंडिया. नक्सलिज्म उस टाइम पे काफी पीक में था, विच रिजल्टेड इनटू डेथ्स ऑफ लॉट ऑफ पीपल आल्सो. हमारे देश में काफी लोग मारे भी गए. तभी आप देख सकते हो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि बिगेस्ट थ्रेट दैट वी हैव, और द टेरर थ्रेट दैट वी हैव फॉर इंडिया इज सिक्योरिटी थ्रेट बिकॉज ऑफ माओइस्ट पीपल एंड नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल पीपल. नाउ यहाँ पे धीरे धीरे कई सारी चीजें स्टार्ट की गई. व्हाट आर द इनिशिएटिव्स व्हिच आर टेकन? सलवा जुडुम नाम से एक पुलिस फोर्स स्टार्ट की गई 2005 में इन छत्तीसगढ़. सो दीज आर दोस ट्राइबल पीपल हु आर अगेंस्ट नक्सलिज्म, या फिर एक टाइम पे नक्सलिज्म में थे लेकिन बाद में रिवैम्प होके अब वो सरकार के लिए काम करना चाहते. उनकी एक नई पुलिस बनाई गई बाय द नेम कॉल्ड सलवा जुडुम. अब सलवा जुडुम ने इनिशियली छत्तीसगढ़ में काफी अच्छा काम तो किया, बट लेटर ऑन दे वर क्रिटिसाइज्ड आल्सो, एंड द रीजन फॉर क्रिटिसिज्म वाज सलवा जुडुम में विदाउट पुलिस एग्जाम आप पुलिस बन सकते थे. अगर आप ट्राइबल पीपल हो, जंगल में रहते हो, कभी ना कभी नक्सलिज्म से कनेक्शन रहा है और आप पुलिस ज्वाइन करना चाहते हो, विदाउट गिविंग एनी एग्जाम यू विल बी सलवा जुडुम. पुलिस जैसे राइट्स आपको मिल जाएंगे, एंड इट रिजल्टेड इनटू प्रॉब्लम्स. कई बार सलवा जुडुम के पुलिस ने जो लोग है, जो नॉर्मल सिविलियंस है, उनके ऊपर वायलेंस किया, एंड इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाद में सलवा जुडुम को बैन भी कर दिया. बट इट वाज स्टार्टेड एज वन ऑफ द मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, राइट? Then declared unconstitutional by Supreme Court in 2011 because of the cases, as I said. Greyhound नाम से आंध्र प्रदेश में एक पुलिस फोर्स, स्पेशल एंटी नक्सल पुलिस फोर्स स्टार्ट की गई, बिकॉज द वे नक्सल पीपल फॉट, जिस तरीके से नक्सल लोगों ने, राइट, जिस तरीके से नक्सल लोगों ने फाइट करना शुरू किया था, इश्यूज स्टार्ट हुए थे. एक यू कैन से गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ते थे, एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस वर नॉट दैट रेडी फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर. And that's why special forces which are ready for guerrilla warfare by the name called Greyhounds were started. It became a model for specialized anti-Naxal units later elsewhere. तो अलग-अलग जगह पे फिर ये स्प्रेड होने लगे हमारे देश के अंदर ही. Then इसके अलावा देयर वाज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. अब सिर्फ ये जरूरी नहीं था कि आप पुलिस फोर्स लेके आओ. द मेन रूट कॉज इज दीज ट्राइबल पीपल आर नॉट हैविंग देयर राइट्स, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट टू गिव देम राइट्स. इसलिए
फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है 2006 में, जहां पे इनके राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। देन कम्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज, रास्ते बनाए जाए वहां पे। देन ऑपरेशन ग्रीन हिंट एज आई सेड 2009 से शुरू हो जाता है रेड कॉरिडोर में, एंड टुगेदर ये सब मिलके राइट यहाँ पे इनको हेल्प भी की जाए, इनको पॉवर्टी से बाहर भी निकाला जाए, प्लस आर्म्ड फोर्सेस का यूज करके खत्म भी किया जाए। ये सारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे एक साथ शुरू हो गई, जिसे टू ट्रैक स्ट्रेटेजी कहते हैं। बट लेटर ऑन वी हैड मल्टीपल इंसिडेंट्स। यहाँ पे दंतेवाड़ा अटैक 2010 में होता है, जहां पे 76 सीआरपीएफ पर्सोनल्स वेर किल्ड, राइट, यहाँ पे मारे गए। उसके बाद कोबरा बटालियन शुरू की गई 2009 में, मेनली फॉर यू कैन से जंगल वॉरफेयर। देन इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया 2010 में, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एज आई सेड फॉर सलवा जुडुम केम इन। दंतेवाड़ा एम्बुश यहां से और ज्यादा एक यू कैन से सरकार के लिए चैलेंज बन गया कि हाउ टू सॉल्व दिस इशू, कैसे इसे ठीक किया जाए। नाउ 2013 ऑनवर्ड्स इसके अंदर कंसोलिडेशन करना शुरू किया गया। रोड रिक्वायरमेंट प्लान इन दिस एरिया लाया गया। रोशनी स्कीम मेनली फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल लाया गया। बट उसके बाद भी एक इंसिडेंट होता है, कांग्रेस के लीडर झीरम घाटी, इनको 2013 में एक अटैक में मार दिया जाता है। एंड देन यू कैन से 2014 में हम आते हैं, वेयर न्यू गवर्नमेंट कम्स इन विद द मेन टारगेट ऑफ एंडिंग दिस, राइट। 2014-15 का अगर हम स्नैपशॉट देखें तो 15 में 106 डिस्ट्रिक्ट, 2014 में इट वाज अराउंड 126 डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच वर अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म। इनको कैटेगराइज किया गया 30 वर्स्ट हिट, राइट। देन देयर वर अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और सबसे पहले टारगेट किया गया इन वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्सों की किस तरीके से इसे इंप्रूव किया जाए। एंड गवर्नमेंट एट दैट टाइम ओनली डिसाइडेड अ टारगेट दैट 2026 में हम नक्सलिज्म को हमारे देश से पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। इसके इनिशिएटिव को शुरू किया गया। लॉन्च्ड इन 2015 a national policy and action plan on Naxalism, mainly shaped the security forces capability। यहाँ पे security forces की capability को बढ़ाया जाए, rights and entitlements दिए जाए। As I said, force का यूज करो खत्म करने के लिए, फिर उन लोगों को rights दो so that they should not go in this, प्लस उस रीजन का पूरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करो। एक तो उनका सोशल अपलिफ्टमेंट किया जाए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जाए, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने तीनों चीजों पे टारगेट करना शुरू किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, प्लस टारगेटिंग द नक्सलिज्म बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज दैट दे हैव। फिर इसके बाद 2017 में एक और नया रिवैम्प आता है इसमें, विच इज कॉल्ड एज समाधान डॉक्ट्रिन। नाउ यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने मॉनिटर किया दैट देयर आर लॉट ऑफ challenges that we are facing, and like going in jungle areas and fighting with people is becoming very difficult, so we need to have some technological development। कुछ टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। 2017 तक काफी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी थी, एंड एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का यूज किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, सो दैट वी कैन हैव मिनिमम लॉसेस ऑफ आवर पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ जो मेनली इस एरिया में काम करती है। एंड समाधान डॉक्ट्रिन आई बाय द नेम कॉल्ड स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई, हार्नेस टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान पर थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो हर चीज में यहाँ पे अफेक्ट किया जाए, चाहे लीडरशिप अच्छी की जाए, चाहे अग्रेशन यूज किया जाए, चाहे इन लोगों का, हमारे फोर्सेस का मोटिवेशन बढ़ाया जाए, एक्शनेबल कुछ पॉइंटर्स लिए जाए, और किस तरीके से काम कर रहे हैं उसका डैशबोर्ड बनाया जाए कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, किस तरीके से हम उसे खत्म कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करें। एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसेस, ये जो मूवमेंट्स है इनका फाइनेंशियल्स का एक्सेस रोक दिया जाए, ताकि और ये वेपन्स ना खरीद के पाए, और ये नई टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड वेपन से सरकार के ऊपर अटैक ना कर पाए। इन सब चीजों को प्लान किया गया। 2018 से लेके 2023 तक वी कैन सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड। न्यू टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स, यूएवी, सैटेलाइट सर्वेलेंस, इनका यूज किया जाने लगा। नए इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मोबाइल टावर्स एंड ऑल, इनको एस्टैब्लिश किया गया सो दैट टू हैव कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस। डेवलपमेंट की गई, यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए गए, नई गवर्नमेंट स्कीम लाई गई। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इन एक एक डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का टारगेट रखा। And the result was these districts were reduced from 100 to 70, and then today's date में 70 से ये खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट जीरो, राइट। तो 2018 से 2023 में हम इसे 100 से 70 पे लेके आ गए, और 2023 से 2026 में हम इसे जीरो पे लेके आ चुके हैं। इसमें जो लास्ट अटैक था और द लास्ट प्लान वाज ऑपरेशन कागर।
ऑपरेशन कागर किया गया था फ्रॉम 2024 टू 2026, जिसमें कई सारे लीडरशिप, कई सारे लोग जो नक्सलिज्म से कनेक्टेड थे उनको उनको खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। टू वेरी फेमस पीपल वर देयर जिनको मारा गया था। लेट मी नो नेम ऑफ दोज पीपल। एक लीडर एंड दूसरे इनके एग्जीक्यूटर। एक इनके लीडर थे, एक इनके कह सकते हो एक राजा और एक सेनापति थे इनके, दोनों को मार दिया गया। एंड इवेंचुअली जो एक बहुत बड़ा डेंट था नक्सलिज्म को, उन दोनों के नाम आपको मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अंडर ऑपरेशन कागर 1 लाख प्लस सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉय किए गए यहाँ पे। लॉन्च्ड इन छत्तीसगढ़ इन 2024 इन द बस्तर रीजन, जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। Also active in गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेस्ट सिंहभूम ऑफ झारखंड, जो सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज है, वहां पे इसे डिप्लॉय किया गया। स्ट्रेटेजी वाज डीप फॉरेस्ट डोमिनेशन, टारगेटिंग लीडरशिप एंड चोकिंग द फाइनेंसेस। 287 300 नक्सल्स मान लो ऑलमोस्ट इन 2024 एंड 150 प्लस इन 2025 मार दिए गए, न्यूट्रलाइज कर दिया मतलब मार दिए गए। वायलेंस 70 से 80% कम हो गया, जो 2010 में अपनी पीक पे था, पीक से 70 से 80% रिड्यूस हो गया। एंड मार्च 2026 में हमारे मार्च 2026 में जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट नक्सलिज्म इज मोर और लेस वाइप्ड आउट फ्रॉम आवर कंट्री। नक्सलिज्म हमारे देश से एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ऐसा इन्होंने बोला। अब ये तो मार्च 2026 में कहानी खत्म हो गई, राइट। मार्च 2026 में कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त की स्पीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर नक्सलिज्म खत्म हो गया लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी है, ये स्टेटमेंट देते हैं जहां पे वो टारगेट करते हैं ऐसे लोगों को। इनका ये मानना था नक्सलिज्म में these are those people which are using armed forces against the government, now target those people who are having ideology of naxalism। सवाल ये उठता है कि आपकी अगर आइडियोलॉजी भी नक्सलिज्म की तरफ है तो क्या वो गलत है? अगर आप पीसफुल मीन्स का यूज, अब डिबेट इसी चीज पे चल रहा है कि कोई अगर पीसफुल यूज का मीन्स का यूज करना चाहता है और अपनी आइडियोलॉजी को पोर्ट्रे करना चाहता है, व्हाट इज बैड इन दैट? तो आप अगर आइडियोलॉजी रखते हो तो उसे भी अब टारगेट किया जा रहा है। चलो आपने आर्म्ड फोर्सेस वालों को, आर्म्ड रिबेलियंस को टारगेट किया, विच वाज टोटली राइट, लेकिन आप आइडियोलॉजी को भी टारगेट कर रहे हो। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? इस चीज को लेके सवाल उठ रहा है। लेट मी नो योर आंसर्स ऑन दिस इन द चैट बॉक्स और इन द कमेंट बॉक्स। क्या ये सही है, क्या ये गलत है कि आइडियोलॉजी पे सवाल उठाया जा रहा है? एंड सेकेंडली, दो लोगों के नाम जो मारे गए थे। और भी ऐसे सेशन आते रहेंगे। स्टे ट्यून एवरी थर्सडे, decoded session at 6 p.m. on the channel of Black Possible। And 21st August, याद है आप सबको लोगों को, we are starting with GK Carnival and there is a surprise, that is the Hindu analysis with revamp, right? टोटल रिवैम्प के साथ आने वाला है। डेली मिनी क्लैट स्टार्ट होने वाला है। हर दिन के द हिंदू एनालिसिस का इंग्लिश, लीगल, लॉजिक, जीके, मैथ्स, हर सेक्शन का टेस्ट आप दे सकते हो उस दिन के न्यूज़पेपर के पैसेज पे in the evening, right? At 7 p.m. that will be live on the portal of Glad Possible, right? तो ये सब चीजें आपको 21st August से मिलने वाली है। See you on 21st August in the first session of GK Carnival and in the Hindu Analysis. Till then, take care, stay safe, bye bye. Thank you so much.